आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 100 प्रश्नों के बारे में जानेंगे और इसका एक तरह से मैं टेस्ट की तरह इन प्रश्नों को चलाने वाला हूं। तो आप भी अपना स्कोर कमेंट जरूर करना। आइए हम देखते हैं भारत के इतिहास से संबंधित 100 प्रश्न। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? तो इसमें जो है आंसर लोथल, जो कि गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और गोदीवाड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? वैदिक काल में जो सभा और समिति, क्या यह सैन्य बटालियन थी, या व्यापारिक संगठन, या राजा को सलाह देने वाली राजनीतिक संस्थाएं, या फिर धार्मिक समारोह? तो इसका जो सही आंसर है वह सी है, राजा को सलाह देने वाली राजनीतिक संस्थाएं। सभा और समिति दोनों ही राजा की शक्तियों पर नियंत्रण करने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी। प्रश्न क्रमांक 3, जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, या महावीर, या अरिष्टनेमी, या फिर पासारुनाथ? इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैक्स मूलर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, और ऑप्शन डी विलियम जोन्स? तो इसका जो सही आंसर है वह है जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। प्रश्न नंबर 5, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वह समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। इसमें ये इतिहासकार का भी नाम आपको याद रखना है, विसेंट स्मिथ। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, परंतु किसने कहा, किस इतिहासकार ने? तो विसेंट स्मिथ ने कहा। प्रश्न नंबर 6, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए इत्सिंग, ऑप्शन बी वेनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, और ऑप्शन डी फाहियान? इसका आंसर क्या होगा? आपको हिंट भी दे देते हैं। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, मतलब उसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया है। तो ऐसा कौन व्यक्ति था? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी वेनसांग। वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 7, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज ने किस प्रकार की पुस्तक लिखी थी? उसका नाम मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी राज तरंगिणी, ऑप्शन डी इंडिका, ऑप्शन सी इंडिका, और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र? तो इसका जो सही आंसर होगा, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी पल्लव, और ऑप्शन डी चोल। ये सभी राजवंश हैं। इन राजवंशों में से किस राजवंश ने खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा चंदेल।
खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे टिक लग चुका है, तो इसका जो सही आंसर होगा हाइडेस्पेस का युद्ध, हाइडेस्पेस का युद्ध। ये झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है कनिष्क। कनिष्क ने अशोक की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसलिए उसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। अशोक जो था मौर्य काल से संबंधित है, अशोक मौर्यकालीन राजा था और उसी तरह से कनिष्क को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है और इसलिए उसे अशोक, द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे या अपरिचित थे? सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के धातु से अपरिचित थे? तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो इन चारों ऑप्शनों में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? क्या तांबे से अपरिचित थे या फिर कांस्य से या लोहे से या सोने से? तो इसका जो सही आंसर है लोहा। लोहा सिंधु घाटी के समय नहीं था क्योंकि उसे कांस्य सभ्यता कहते हैं। तो कांस्य जो है तांबा और टीन से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये है कि तांबा के बारे में भी जानकारी थी और टीन के बारे में भी जानकारी थी, इसलिए हम इसका ऑप्शन लोहा लोहा होगा क्योंकि लोहे के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। भारत में लोहे का ज्ञान वैदिक काल में हुआ और वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद का है या ऋग्वेद में वर्णित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। इसमें मंडल यानी एक तरह से अध्याय के रूप में दिया हुआ है मंडलों को। 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 13। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया और ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोधगया। बोधगया में निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 14। किस राजवंश ने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कदम्ब। तो इनका सही आंसर शो हिंट देख लेते हैं। यह काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। मतलब ऐसा राजवंश जिसके समय में भारत को स्वर्ण युग कहा गया, उस वंश के समय अजंता की गुफा का निर्माण हुआ, उस समय ये गुफाएं बनी। तो ऐसा और कोई नहीं, गुप्त वंश था। तो अजंता की गुफाओं का अधिकांश कार्य गुप्त काल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। किस अभिलेख में
सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है? सती प्रथा का पहला प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख, एरन अभिलेख, एहोल अभिलेख, महरौली स्तंभलेख। इन चार में से सही आंसर है एरन अभिलेख, ऑप्शन बी एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में एक सेनापति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न 16, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी बाणभट्ट और ऑप्शन डी कल्हण। इसका सही आंसर है प्रसिद्ध राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन भी मिलता है। प्रश्न क्रमांक 17, किस अभिलेख में हमें पुलकेशिन द्वितीय की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ई प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी नासिक अभिलेख और ऑप्शन डी ऐहोल अभिलेख। तो हम इसका आंसर जो होगा वो है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों और विशेषकर हर्षवर्धन पर उसकी विजयों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, इसका आंसर दिया हुआ है पहले से ही। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त इसका सही आंसर होगा। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों ही नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19, गुप्त काल के किस गणितज्ञ को या गणितज्ञ ने शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी चरक। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? गुप्त काल के किस गणितज्ञ ने शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें शून्य का आविष्कार भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट, किस वेद में जादू टोना और औषधि का वर्णन मिलता है? शो हिंट देख लेते हैं। यह सबसे बाद का वेद है, इससे पता चलता है कि उसका आंसर अथर्ववेद ही है। अथर्ववेद में जादू टोना और औषधि का वर्णन मिलता है। प्रश्न क्रमांक 22, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बृहदत्त। इन चारों में से कौन सा सही है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, चारों में से कौन सा सही है? तो जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने कौटिल्य की मदद से यह साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 23, अमरकोश नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अमरकोश ग्रंथ के लेखक प्रश्न ऑप्शन है अमर सिंह, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इन चारों में से आंसर क्या होगा? तो अमरकोश अमर सिंह ने लिखा है ग्रंथ है। अमरकोश एक संस्कृत कोश है जिसे अमर सिंह ने लिखा था। प्रश्न क्रमांक 24,
किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? गुप्त वंश का एक शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 25, पुराणों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 25, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर होगा, आइए पहले हिंट देख लेते हैं। ये हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इससे कुछ नहीं पता चलता। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन है ए होगा सही 18। पुराणों की संख्या 18 है, जैसे विष्णु पुराण, मृत्युंजय पुराण आदि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 26, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थल पर मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थल पर मिलता है? ऑप्शन ए है कालीबंगा या कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा, यह सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, ये विशाल स्नानागार कहाँ पर मिलता है? विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 27, चौथे बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अशोक और ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो बौद्ध संगति जो चौथी बौद्ध संगति, चार बौद्ध संगति हुई, उसमें जो चौथी थी उसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो आयोजन है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चौथी जो बौद्ध संगति थी उसका आयोजन, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और जो कनिष्क था वह कुषाण शासक यानी कुषाण वंश से संबंधित है और कश्मीर में यह संगति हुई थी। प्रश्न क्रमांक 28, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या राजनीति और प्रशासन से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, कला और संस्कृति से, या डी ऑप्शन आर्थिक सिद्धांत से? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो हिंट देख लो, इस ग्रंथ में राजा के कर्तव्यों और राज्य के संचालन के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये है कि राजा के कर्तव्यों और संचालन के बारे में बता रहा है, मतलब राजनीति से कहीं ना कहीं संबंध है। अर्थशास्त्र राजनीति, कूटनीति और राज्य प्रशासन पर एक ग्रंथ है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 29, किस भारतीय शासक ने देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी? देवानाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी किस राजा ने, किस शासक ने धारण किया था? कनिष्क ने या अशोक ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। चारों में से कौन सा आंसर सही है? आपको हिंट भी बता देता हूं, यह मौर्य वंश का एक महान शासक था। तो आपको इसमें से मौर्य वंश का कौन दिख रहा है? चारों ऑप्शनों में से मौर्य वंश का जो है अशोक। तो अशोक ही वह व्यक्ति था या वह राजा था जिसका नाम देवानाम प्रिय था। अशोक ने अनेक कई शिलालेखों में देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि का उपयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 30, गुप्त काल के दौरान भारत में आने वाला चीनी यात्री कौन था? भारत में आने वाला चीनी यात्री जो गुप्त काल के समय आया था, ऑप्शन ए हेनसांग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी इसिंग। इन चारों में से आंसर होगा, गुप्त काल के समय फाहियान आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली,
उसके शासनकाल में आए थे और इन्होंने भारत का भ्रमण किया था। प्रश्न 31, किस राजवंश ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था? चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी पल्लव। किस राजवंश ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया? तो पांड्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? सोने के सिक्के सबसे पहले किस वंश के शासकों ने किए? कुषाण, मौर्य, यवन या गुप्त। चार ऑप्शन है, कुषाण, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी यवन, ऑप्शन डी गुप्त। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वह कुषाण। कुषाणों ने भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए जो भारतीय और रोमन शैली में थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 33, मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसका अर्थ है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 34, किस महाजनपद की राजधानी राजगृह थी? अंग, वत्स, काशी या मगध। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। राजगृह किसकी राजधानी थी? अंग की थी, वत्स की थी, काशी की थी या मगध की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह मगध होगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 35, किस मौर्य शासक को अमित घात, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता था? शत्रुओं का नाश करने वाला किसे कहा जाता था? बिंदुसार को, दशरथ को, अशोक को या चंद्रगुप्त को? चंद्रगुप्त मौर्य को। इनमें से किससे अमित घात कहा जाता था? तो जो बिंदुसार था, बिंदुसार, उसे अमित घात कहा जाता था। यूनानी स्त्रोतों में ऐसा पता चलता है कि उसे अमित घात कहा जाता था। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, जिससे अशोक की उत्पत्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 36, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? भरत मुनि या वेद व्यास या पतंजलि? ऑप्शन डी कालिदास। चार ऑप्शन है आपके पास, एक बार और रिपीट कर देता हूं। भरत मुनि, ऑप्शन बी देव व्यास, वेद व्यास, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका जो सही आंसर है वह भरत मुनि, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भरत मुनि। नाट्य शास्त्र भारतीय कला, संगीत और नाटक पर एक प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी। प्रश्न नंबर 37, हर्षवर्धन ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? हर्षवर्धन ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाली, पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कन्नौज, उज्जैन, ऑप्शन डी कन्नौज। इन सब में आंसर है ऑप्शन डी कन्नौज। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 38, संगम साहित्य का संबंध किस प्राचीन राजा से है? संगम साहित्य का संबंध किस प्राचीन राज्य से है? केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से या तमिल से? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह तमिल होगा। संगम साहित्य प्राचीन तमिल या तमिलकम से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 39, किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? कविराज की उपाधि हर्षवर्धन को दी गई, या अशोक को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर समुद्रगुप्त को? तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर डी समुद्रगुप्त को दिया गया था। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण थे और उन्हें उनके सिक्कों पर भी वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इसलिए उन्हें कविराज की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक ने, ऑप्शन बी
दशरथ, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा कलिंग पर विजय प्राप्त अशोक ने की थी। अशोक इसका सही है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था और धर्म की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या हड़प्पा? तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से नियोजित शहरी केंद्र था। प्रश्न नंबर 42, किस राजवंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चोल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो जो सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद है या सामवेद है, ऋग्वेद है या अथर्ववेद है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद जिसमें देवताओं की स्तुति में मंत्र हैं, सबसे प्राचीन वेद है। प्रश्न क्रमांक 44, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का क्या अर्थ है? 3 रत्न या 3 देवता, 3 नियम या 3 पिटारे? हिंट दे देता हूं, इनमें विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक शामिल हैं। तो ये 3 रत्न है या 3 देवता हैं, 3 नियम या 3 पिटारे हैं? तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है 3 पिटारे। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 पिटारे हैं, जो बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथों का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने हुणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था? हुणों के आक्रमणों को किस शासक ने सफलतापूर्वक रोका? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, पहले हिंट देख लेते हैं, वे गुप्त राजवंश के शासक थे, तो स्कंदगुप्त इसका सही आंसर होगा। स्कंदगुप्त ने हुणों के पहले बड़े आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 46, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बोधगया और ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो इसका जो राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन नामक अपना पहला उपदेश दिया। नेक्स्ट, चरक किसके दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे? अशोक के, कनिष्क के या हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो जो चरक थे, चरक कनिष्क के दरबार में थे और चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना भी की। किस चोल शासक ने गंगईकोट चोल की उपाधि धारण की? राजराज प्रथम, परांतक फर्स्ट, विजयालय, ऑप्शन डी राजेंद्र। 4 ऑप्शन आपके सामने एक बार और रिपीट करता हूं, राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, विजयालय और राजेंद्र फर्स्ट यानी राजेंद्र प्रथम।
तो इनमें से किसने गंगई कोड चोल की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी के तट पर उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की और यह उपाधि धारण की। प्रश्न क्रमांक 49, किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हिनयान और महायान में विभाजित हो गया? पहला आंसर, सॉरी ठीक हो गया इसमें, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है हिनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया। प्रश्न क्रमांक 50 और लास्ट, 50 में भारत में पहली बार सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इन में जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, गुप्त काल। गुप्त काल में भूमि अनुदानों के कारण सामंतवाद का उदय हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम 50 प्रश्नों को यहाँ पे देख लिए हैं और 50 प्रश्न और बाकी रहेंगे जो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। और चूंकि इस वीडियो का समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं 50 पर ही विराम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।